नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना पहला बुक खत्म कर दिया था और हम अपने दूसरे बुक के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 5वां चैप्टर करा दिया, छठा करा दिया, 7वां का हमने 2 पार्ट कर लिया था, पहला और दूसरा। ये हमारा तीसरा वीडियो यानी तीसरा पार्ट है हमारा। इसमें हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत ही प्रयास किया कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट या 4 पार्ट के अंदर करा दूं, तो मैंने आपको सिर्फ 3 ही पार्ट में कराया है। इसमें आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने ये सोचा ना कि ज़्यादा अगर पार्ट बना दूंगा तो आप देखोगे नहीं और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो मैंने सोचा चलो आपको 3 ही पार्ट में बता दूं। तो हमारा आखिरी पार्ट है, इसको ध्यान से देखना और नोट्स बनाते हुए चलना। मैं आपको कह देता हूँ, नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा हमारा पार्ट है, खत्म हो जाएगा। क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स मध्यकालीन शुरू है हमारा, और चैप्टर हमारा 7वां है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करो कर सकते हो, और ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। फॉलो आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं किया तो आप तुरंत जाके फॉलो करें। और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप वहाँ पे पर्सनली आकर मुझसे पूछ सकते हो। देखो, टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम जो है उसने क्या निकाला है वो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, एकदम बता दिया था। अगर ये आपको पढ़ना है तो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था पढ़ के, तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ लो। और छठा चैप्टर मैंने आपको जो है 5 वीडियो में कराया। छठा चैप्टर जो आपका था वो देखो, इसमें टॉपिक कितने टोटल हमारे इतने टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 में मैंने आपको ऊपर के टॉपिक कराया, फिर आपको यहाँ कराया। तो आज हमारा जो पार्ट 3 है इसमें हमारा ये सभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 को देखना, सेकंड को देखना, फिर आना अपने थर्ड पे। अगर आप डायरेक्ट थर्ड पे आओगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मेन इसका जड़ यही है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे और 2 पे आ जाओगे तब भी नुकसान है। अगर आप पार्ट 1 2 नहीं देखोगे, 3 पे आ जाओगे तो भी नुकसान है। तो आप तीनों पार्ट को अच्छे से बारीकी से समझना और पढ़ना। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो 16वां टॉपिक है उसका नाम है गौपुरम और मंडप। गौपुरम और मंडप, इसको समझते हैं कि क्या है ये। देखो, जो गौपुरम और मंडप जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। गौपुरम का अर्थ होता है राजकीय प्रवेश द्वार, जो दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते हैं। देखो, गौपुरम हम किसे कहते हैं? मान लो आप यहां से दूर खड़े हो और आपको ये दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? गौपुरम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गौपुरम। ये हमारा है गौपुरम। समझ गए? ये आपको ये बता देगा कि हाँ, मेरे आगे कहीं मंदिर आने वाला है। समझ गए? गौपुरम का अर्थ होता है वह राजकीय प्रवेश द्वार जो दूर से ही हमें मंदिर होने का संकेत दे दे। और गोपुरम कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे मंदिर के ऊपर होता है। जैसे समझते नहीं हो आप। मान लो आप यहाँ से मंदिर से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो और आपको ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसको हम गोपुरम कहते हैं, ये आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो ना कि हाँ, मेरे को मंदिर दिख रहा है। तो इसका मतलब अर्थ यही होता है गोपुरम का, कि ऐसा राजकीय प्रवेश द्वार जो मंदिर के ऊपर बना हो और हमें मंदिर होने का संकेत दे। गोपुरम मंडप का प्रयोग विवाह को संपन्न कराने के लिए तथा अन्य अनुष्ठानिक कार्यों के लिए होता था। पूजा करने के लिए, शादी करने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हम इस गोपुरम मंडप का यूज करते थे। ठीक है, गोपुरम कौन है? एक मंदिर है जो हमें संकेत देता है। ये गोपुरम क्या होता है? मंदिर के आसपास ही होता है, मंदिर को ही दर्शाता है, वो मंदिर के ऊपर होता है वो। आप यहाँ खड़े हो, आपको संकेत दे रहा है ये, हाँ मेरे सामने मंदिर आने वाला है। इसका मतलब क्या है? गोपुरम का अर्थ होता है वह है राजकीय केंद्र जहाँ हमें जानकारी मिले कि हाँ आगे मंदिर है। अब समझते हैं विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता। ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 में क्या बताया था कि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसका जो पतन है वो तालीकोटा के युद्ध में हो गया था। और फिर जाके जो हमारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत अच्छा अधिकारी था जिसका नाम था हमारा कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी उनका नाम था। उन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कर दी और कई अवशेष मिल गए हमें वहां पे विजयनगर साम्राज्य के, जो हमें बताते हैं कि हाँ विजयनगर साम्राज्य वहां पर था। ठीक है, अब शुरुआती जो जानकारी है उन्होंने कहाँ से लिया? तो आप कहोगे विरूपाक्ष मंदिर, और जो पंपा देवी मंदिर था वहां से जो है कॉलिन मैकेंजी जी ने जानकारियां ली थी। तो अब हम यही समझते हैं कि भाई विरूपाक्ष मंदिर जो था उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, समझ गए विशेषता क्या है? ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि शुरुआती जानकारी
विरूपाक्ष मंदिर से ली गई थी, उनकी विशेषता बताओ। या फिर विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली मंदिर के नाम लिखो, तन का या फिर उसकी विशेषताओं का वर्णन करो, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता है, इनको समझते हैं क्या विशेषता है। तो विरूपाक्ष देव को शिव का रूप माना जाता है। जो विरूपाक्ष देव हैं उनको हम शिव का रूप मानते हैं। यह मंदिर जो है वो 10वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास का है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था ये, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने उसकी खोज भी नहीं की थी, मतलब जीता भी नहीं था इस शहर को तब। इस मंदिर के सामने बना जो मंडप है वो श्री कृष्ण देव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जो आपको बने हुए दिख रहे हैं ना, पूरा एक केंद्र छोटा छोटा, ये राजा कृष्ण देव राय जी ने बनाया था। मैंने आपको क्या कहा था कि राजा श्री कृष्ण देव राय जी का विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का जो है विकास भी किया था। उनका यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय जो है वो राजा श्री कृष्ण देव राय जी को जाता है, उन्होंने ही बनाया था। मंदिर के सभा का उपयोग बहुत से कामों में आता है। जो हमारा विरूपाक्ष मंदिर है उसका उपयोग बहुत से कामों के लिए होता है, ये हमारा विशेषता है। और इनमें से कुछ ऐसी थी जिसमें देवता की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक, विशेष कार्यक्रम देखने को मिली जाती, यहाँ पर रखी जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम विट्ठल मंदिर की विशेषताएं। आपको पता होगा जो कॉलिन मैकेंजी जी थे, उन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज की। शुरुआती जानकारी उन्होंने कहाँ से ली, तो आप कहोगे विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर। तो विरूपाक्ष के साथ जो पंपा देवी मंदिर आ रहा है ना, इसकी विशेषता समझते हैं। देखो ये है पंपा देवी मंदिर, बाहर से देखोगे इतना बड़ा दिख रहा है, इसके आसपास आदमी देखो कितने छोटे दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो विट्ठल मंदिर की विशेषता क्या है, इसको समझते हैं। देखो विट्ठल मंदिर की विशेषता, यह मंदिर सबसे सुंदर मंदिर में से एक था। यह यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वो विट्ठल थे, जिन्हें विष्णु जी का रूप माना जाता है, ठीक है। विष्णु जी मैंने आपको 6ठे अध्याय में बताया था भक्ति सूफी परंपरा में। तो इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर मिला है। और देखो विट्ठल मंदिर का एक रथ है, यहाँ देखो ये विट्ठल मंदिर का एक रथ है जो आपके एनसीईआरटी बुक में यूं का यूं फोटो देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। इस रथ को हम क्या बोलते हैं, विट्ठल मंदिर का रथ। इस मंदिर के पीछे देखोगे ना, यहाँ देखो, ये देखो ध्यान से देखना, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखो पीछे ध्यान से देखो, मंदिर के बाजू में देखो ये क्या है। तो ये जो हमारा विट्ठल मंदिर, इतना सा बड़ा मंदिर जो है, विशाल मंदिर जो है विट्ठल, जिसका नाम विट्ठल है, तो विट्ठल मंदिर के बाजू में आपको देखने को मिल रहा है इसका रथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, विट्ठल मंदिर का रथ, ठीक है। रथ की लंबाई की बात करें तो 10 फीट इसकी लंबाई है, 10 फीट का हमारा रथ है। आप इसके सामने खड़े हो गए ना तब चक्के तक आओगे, बहुत लंबा रथ है हमारा ये। इसको क्या कहते हैं, विट्ठल मंदिर का रथ। समझ जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए इसकी विशेषता। अब हम बात करते हैं आगे। देखो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख स्रोत, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उस स्रोत का नाम बताऊं। कॉलिन मैकेंजी जी ने भी 1800 ईस्वी में जो है शुरुआती जानकारी ली थी अनेकों जगह से। तो स्रोत क्या है, जो कॉलिन मैकेंजी जी है उन्होंने बताया था कि मुझे ये स्रोत मिले हैं, तो इनको उन्होंने स्रोत के रूप में रख दिया, ठीक है। तो समझते हैं कि स्रोत क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा टॉपिक है हमारा ये स्रोत वाला। तो पहला हमारा स्रोत हो जाएगा फोटोग्राफ। जो भी फोटो हमें हम्पी से मिल जाते हैं विजयनगर के, वो हमारे पहले स्रोत हो जाएंगे। इमारत, जो भी इमारत हमें विजयनगर या फिर हम्पी से मिल जाते हैं वो हमारा दूसरा स्रोत हो जाएगा। अभिलेख, आपको पता है विजयनगर का जो अभिलेख है वो हम्पी में 1 दर्जन अभिलेख मिला है। कितना, 1 दर्जन अभिलेख जो हमें हम्पी में देखने को मिलता है, ये हमारा स्रोत है। मूर्तियां, कुछ भी ऐसी मूर्तियां अगर हमें मिल जाती हैं वो हमारा स्रोत हो जाएगा। यानी विजयनगर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारे ये स्रोत है। आगे देखो नक्शे, अगर कुछ नक्शे मिल जाए तो उनसे जानकारी मिल जाती है, सिक्के मिल जाए उनसे जानकारी मिल जाती है। ये स्रोत है जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। ये हमारे सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ ना कुछ मैप हो जाएगा, मूर्तियां यहाँ पे हमारी देखो ये हो जाएगा, तो आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है ये सभी चीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, दोनों फोटो आप देख रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी में यूं का यूं दे रखा है, अब इसको देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में। देखो महल और मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, क्या कहा मैंने, महल, मंदिर और बाजारों का अंकन। समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखना आप। देखो
20वां हमारा टॉपिक है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। इसका पहले अर्थ समझते हैं। इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे? इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि आखिर विजयनगर साम्राज्य के महल, मंदिर, बाजार और अन्य चीज के बारे में जानकारियां कहाँ से मिलती है। ये जो मंदिर है, ये जो जगह है, क्षेत्र है, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विजयनगर का एक मानचित्र बनाया गया था, आपको पता होगा, जिससे हमें विजयनगर के महल, बाजार, मंदिर और अन्य जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है। और ये किसने बनाया था? तो आप कहोगे एक विद्वान था, उसने बनाया था। विजयनगर का एक मानचित्र बनाया जिसे हम 25 भागों में बांटते हैं, 25 भागों में, और हर स्थान को वर्णमाला से दर्शाया गया था, अंकित किया गया था, और फिर बाद में इनको छोटे छोटे भागों में भी बांटा गया था। और फिर पता लगाया कि विजयनगर में कहाँ कहाँ महल है, इमारत है, बाजार है, ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके एनसीईआरटी बुक में नक्शा दे रखा है, ध्यान से देखोगे इसको कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 2 3 4 5, तो 10 20 या हो जाएगा 25। इसको हम 25 भागों में बांटते हैं और इसके भी छोटे छोटे भाग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे हैं। जैसे हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम्पी हमारा यहाँ था तो ये जगह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और राजकीय केंद्र हमारा यहाँ था, दक्षिण भारत में ये मिला, ठीक है। तो ऐसे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पता लगाया गया था कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे महल कहाँ पे है, बाजार कहाँ पे है, ठीक है, हम्पी कहाँ पर है, तो विजयनगर साम्राज्य की और चीज़ कहाँ पे है, बाजार कहाँ लगते थे, इन सब उदाहरण से पता चलता है। जैसे कि उदाहरण मान लो राजकीय केंद्र दक्षिण और पूर्वी भाग में था, तो दक्षिण हमारा यहाँ हो जाएगा इस साइड, और पूर्वी हमारा यहाँ हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कहीं के और एम, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या मिल जाएगा? तो आप कहोगे राजकीय केंद्र, ठीक है। तो हाँ, ऐसे हम ढूंढ सकते हैं कि भाई राजकीय केंद्र यहाँ था तो दक्षिण हमारा ये हो जाएगा, हमारा उत्तर ये हो जाएगा, ऐसा पूर्वी यहाँ हो जाएगा। ऐसे आप ढूंढ सकते हो, मैप में पता लगा सकते हो। यही मैप है हमारा, जो मैंने आपको कहा था ना पार्ट 1 में मैप बनाया गया था, मानचित्र तैयार किया गया था। तो यही हमारा मानचित्र है जिसको 25 भागों में बांटा गया था, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो हम आगे समझते हैं। उत्तरों की खोज में प्रश्न, उत्तरों की खोज में प्रश्न, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 21 वाला। इसको समझ लो, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और नोट्स आप बना लेना और बनाते चलते रहोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ बहुत बच्चों ने बना लिया होगा। मेरे पार्ट 1 को देखकर पार्ट 2 और 3 को देख के पूरा नोट्स वो बना रहे होंगे, और अभी उनका नोट्स खत्म भी होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने नहीं बनाया तो आप भी बना लो। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बना लिया। देखो समझते हैं उत्तरों की खोज में प्रश्न। इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य को सुनिश्चित भवन थे वहां पर, उनके बारे में वो हमें क्या जानकारी देती है। जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर सुरक्षित जो भी भवन थे, ये भवन मान लो, ये भवन है विजयनगर के अंदर, तो ये हमें क्या जानकारी देता है, क्या बताता है ये हमें भवन। तो इन भवन को समझते हैं। देखो सुरक्षित भवन जो है उससे हमें पता लगता है कि कौन सा स्थान किस तरह रखा गया था, ठीक है, ये समझते हैं। और इस भवन से हमें पता लगता है कि उस स्थान पर भवन का क्या इस्तेमाल होता होगा। और मान लो भवन रखा गया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात होंगी। तो कहीं ना कहीं भवन जो है ना, खुफिया भवन, वो हमें जानकारियां देती हैं। और क्या जानकारी देती हैं तो समझो, इस भवन से हमें पता लगता है कि इस भवन को कैसे बनाया गया था। ये भी जानकारी हमें क्या देती है, कौन देती है? तो आपको कहोगे सुरक्षित भवन देती है। सुरक्षित भवन से हमें पता लगता है कि इस भवन को क्यों बनाया गया था, ये भी जानकारी हमें देती है। और सुरक्षित भवन से हमें पता लगता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी, संस्कृति के बारे में जानकारी मिल जाती है इस भवन से। तो हमारा जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? उत्तरों की प्रश्न में खोज। यानी जो हमारा भारत का उत्तर वाला साइड है उसमें कुछ भवन थे विजयनगर के खुफिया, वो हमें क्या जानकारी देती है वो आपने समझ लिया। यहाँ हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, और समाप्त हमारा हो चुका है। और आशा करता हूँ आपको बिल्कुल चैप्टर समझ में आया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स बनाते हो चलो आप, इसके आगे आगे हमारा एक चैप्टर आएगा, इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा, उसका नाम होगा किसान, जमींदार और राज्य। उसमें आप मुगल काल के बारे में पढ़ोगे, मुगल काल में जमींदारों की स्थिति कैसी थी, मुगल काल में ये हाल कैसा था, सब आप वहाँ समझोगे, ठीक है। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक करके ही जाना। मैंने आपको चैप्टर 3 पार्ट में कराया है, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और बाकी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करोगे तभी व्यू आएंगे, और व्यू आएंगे तभी अच्छा लगता है ना। और कमेंट करके आप बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। आपको छठा चैप्टर कैसा लगा, 7वां कैसा लगा, 5वां, चौथा कैसा लगा, तीसरा कैसा लगा,
सभी चैप्टर आप मुझे बताना कि कैसा आपको लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैं आपका समाधान निकालूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।